कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन एशलेस टाउन से, जहाँ पर एक लड़की एशली अपनी दोस्त नेटालिया से बात कर रही है। वो नेटालिया से ये कह रही है कि मुझे फॉरेस्ट रोड मिल चुका है, मैंने पता लगा लिया है कि वो कहाँ है। नेटालिया उसे समझा रही है कि तुम जो कर रही हो वो बहुत खतरनाक है, ये मत करो। लेकिन एशली नेटालिया को कह रही है कि मैं तो ये करके रहूंगी, मैं फॉरेस्ट रोड ढूंढ के रहूंगी। तभी एशली के दरवाजे पे नॉक होता है, नॉक नॉक, और एशली चिल्लाती है मम्मी मैं थोड़ी देर के बाद आ रही हूँ। लेकिन उसके बाद नेटालिया एशली से कहती है तुमने तो कहा था कि तुम्हारे मम्मी और पापा तुम्हारे भाई को लेके कॉलेज गए, तो फिर तुम्हारे दरवाजे पे नॉक कौन कर रहा है। एशली भी डर जाती है कि उसके दरवाजे पे नॉक कौन कर रहा है। उसके दरवाजे पे फिर नॉक होता है, नॉक नॉक, वो भी हल्के से नहीं बल्कि जोर से। एशली बहुत डर जाती है कि उसके घर में आखिरकार है कौन। वो दरवाजा खोलती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं है। अब उसकी दोस्त को भी डर लग रहा है। वो उससे पूछती है कि एशली तुम्हारे घर में कौन है, लेकिन इसका जवाब एशली के पास नहीं है। डरते हुए एशली अपने रूम से बाहर निकलती है, अपने पूरे घर में दिखती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है। एशली को लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। वो अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगती है, लेकिन वो बेचारी ये नहीं देख पाती कि उसके कमरे में एक साया है जो धीरे धीरे करके उस तक बढ़ता जा रहा है। एशली अपने कमरे की तरफ आती है, वो दरवाजे को बंद करती है और उसके बाद दरवाजे पे फिर से नॉक होता है। एशली समझ जाती है कि उसके घर पे हेलन आई है। कौन थी ये हेलन, क्या हुआ एशली के साथ, ये सब जानने के लिए कहानी को आगे तक देखते रहिएगा। कहानी आगे बढ़ती है और अब इस टाउन में रहने के लिए एक नई फैमिली आई है। चक, उसकी बीवी मारिया और उसकी बहन इजाबेल। उन तीनों को एजेंट बॉनी घर दिखाने के लिए घर के अंदर लेके जाते हैं। उन तीनों को ये घर बहुत पसंद आता है। वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग इस घर में रहना शुरू करेंगे। चक और मारिया के साथ अब उसकी बहन इजाबेल भी रहेगी। चक और इजाबेल की माँ कुछ महीनों पहले एक कार एक्सीडेंट में चली गई थी और इजाबेल को ये लगता था कि ये एक्सीडेंट उसके वजह से हुआ है। इजाबेल की हालत बहुत खराब थी और चक नहीं चाहता था कि उसकी बहन अकेली रहे, तो इसलिए फिलहाल तो इजाबेल चक और मारिया के साथ रह रही थी। उन लोगों को ये घर बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि कहानी तो अब शुरू होगी। अगले दिन वो लोग ये देखते हैं कि घर की छत से लीकेज हो रहा है। चक बहुत परेशान हो जाता है। वो बॉनी को फोटो भेजता है कि देखो छत से लीकेज हो रहा है। बॉनी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने नए घर में छत से लीकेज कैसे हो रहा है। वो कहती है कि मैं कुछ देर में आके वहाँ चेक करती हूँ। चक बहुत परेशान है। वो घर से बाहर निकलता है और तभी उसकी मुलाकात उसके पड़ोसी लैरी से होती है। लैरी चक को देख के बहुत डर रहा है। वो चक को कुछ बताना चाहता है लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहा है। लैरी चक को सिर्फ इतना बताता है कि इस घर में जो पहले रहते थे उन्होंने इस घर में अपने आप को मार दिया था। ये सुन के चक को बहुत अजीब लग रहा है कि क्या वो एक ऐसे घर में रह रहा है जिस घर में एक इंसान ने अपने आप को मार दिया था। लेकिन उसके बाद चक ये सारी बातें भूल जाता है। वो अपने लैपटॉप में जाके बॉनी को भेजी हुई तस्वीरों को चेक कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो ये देखता है कि उसकी एक तस्वीर में खून के दाग है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कैमरे की गलती है या फिर कोई ग्लिच। लेकिन बेचारे चक को मालूम नहीं था कि ये ना तो कैमरे की गलती है ना ही कोई ग्लिच। आगे की कहानी बहुत खौफनाक बनेगी। चक की बीवी मारिया अपना एक बुटीक चलाती थी और वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी कपड़ों को बेचती थी। उसके कमरे में उसका एक फेवरेट मैनिक्विन था जिससे वो काफी प्यार करती थी। अगली सुबह चक की जब आंख खुलती है तो चक ये देखता है कि मारिया का मैनिक्विन घर के बाहर रोड पे। उसे समझ में नहीं आता कि ये वहाँ क्या कर रहा है। वो अपनी बीवी को उठाता है। उसकी बीवी को ये लगता है कि जरूर ये काम चक या उसकी बहन इजाबेल का है। उन दोनों की आवाज सुन के इजाबेल भी उठ जाती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैनिक्विन आखिरकार सड़क पे क्या कर रहा है। चक नीचे की तरफ जाता है जहाँ पर उसे वो लैरी मिलता है। लैरी चक से बात कर रहा है। वो चक से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे तुम्हारी बीवी ने सब कुछ बताया कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। कुछ महीनों पहले तुम्हारी माँ की मौत हुई और इस सब का जिम्मेदार इजाबेल अपने आप को समझती है। तुम्हें इस टाउन के बारे में कुछ नहीं पता। इस टाउन में बहुत सारे लोग अपने आप को मार देते हैं, तो प्लीज इजाबेल पे ध्यान रखना कि कहीं वो कुछ ऐसा कर ना दे, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि इजाबेल बीमार है तो वो इजाबेल को छोड़ेगी नहीं। चक को समझ में नहीं आता कि लैरी किसके बारे में बात कर रहा है। तभी वहाँ पर इजाबेल आ जाती है और इजाबेल को देख के लैरी वहाँ से जाने लगता है। चक उससे पूछता है कि तुम्हें मुझे और कुछ नहीं बताना क्या। लैरी चक से कहता है कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जाओ और टाउन की हिस्ट्री को पढ़ लो, और अगर तुम्हें और कुछ जानना हो तो हमारी एक मीटिंग होती है फ्रेंड ऑफ गार्डनिंग, वहाँ पर आ जाना, हम लोग तुम्हें सब कुछ बता देंगे। और उसके बाद लैरी वहाँ से चला जाता है। चक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लैरी ने ये सब क्या कहा। वो मैनिक्विन लेके अंदर की तरफ जा रहा है। इजाबेल चक को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये मैनिक्विन बाहर नहीं रखा है, लेकिन अब चक को भी यकीन नहीं है कि क्या ये काम इजाबेल का है या फिर मारिया का। लैरी की बातें अब भी चक के दिमाग में घूम रही थी। चक ये फैसला करता है कि वो ये जानेगा कि टाउन की हिस्ट्री आखिरकार क्या है। वो लाइब्रेरी में जाता है। सब कोई एक नए इंसान को लाइब्रेरी में देख के बहुत खुश है। वो लाइब्रेरी में टाउन की हिस्ट्री को तलाश कर रहा है, लेकिन तभी वो ये देखता है कि कॉर्नर पे बुक का अंबार लगा हुआ है। उसे ये लगता है कि
कि लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन वो इन सारी बातों को भूल जाता है। वो टाउन की हिस्ट्री की बुक उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की पुकारती है, ये मत करो प्लीज, यहाँ से चले जाओ, इस बुक को रख दो। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एशली है। चक को समझ में नहीं आता कि ये कौन लड़की है और ये मुझे बुक को रखने के लिए क्यों कह रही है। एशली बहुत रो रही है, वो बहुत उदास है। वो चक से कहती है कि इस बुक को रख दो, प्लीज इस टाउन से बाहर निकल जाओ वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। चक को बहुत अजीब लग रहा है। वो बाहर निकलता है। वो लाइब्रेरियन से बात करता है कि एक बात तो वहाँ पर एक लड़की है जो कि बहुत रो रही है और वो मुझे अजीब अजीब सी बातें कह रही है। उसका नाम एशली है। उसका नाम सुन के वहाँ बैठे हुए सारे लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद चक उन सबको बताता है कि एक बात बताओ तो लाइब्रेरी के एक कॉर्नर पे बुक का इतना अंबार क्यों लगा हुआ है? क्या तुम लोग बुक को सेट करके नहीं रखते? ये सुन के वो सब और भी डर जाते हैं। क्या था ये राज? ये सब जानने के लिए कहानी को देखते रहिएगा। चक अपने घर लौटता है। चक एक पियानो टीचर था जो कि अपने घर में पियानो के लेसन्स देता था और आज उसके घर में उसकी पहली स्टूडेंट ओलिविया आई है। चक ओलिविया से कहता है कि पियानो बजा के दिखाओ। ओलिविया को पियानो बजाना आ नहीं रहा, लेकिन चक उसे समझाता है कि घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अभी मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी का लेके आता हूँ। चक किचन में जाता है। वो पानी का गिलास भर रहा है, तभी उसे पियानो की आवाज आती है। कोई बहुत अच्छा पियानो बजा रहा है। चक को ये लगता है कि शायद ओलिविया उसके साथ मजाक करी थी, उसे पियानो बजाना आता है। चक ओलिविया की तारीफ कर रहा है कि तुम्हें कितना अच्छा पियानो बजाना आता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे पलटता है वो देखता है कि ओलिविया उसके सामने खड़ी हुई और ओलिविया बहुत डर रही है। वो चक से कह रही है कि वो औरत पियानो बजा रही है। चक को समझ में नहीं आता कि ये किसके बारे में बात कर रही है। ओलिविया बहुत डर चुकी है। ओलिविया कहती है कि मैं उसे देख नहीं सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। चक को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ओलिविया किसके बारे में बात कर रही है। ओलिविया तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन चक ये नहीं देख पाता कि उसके घर में एक साया है। ओलिविया और लैरी की बातें चक के दिमाग में घूमती जा रही थी। उसकी बीवी मारिया कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गई तो चक ये फैसला करता है कि लैरी ने जिस मीटिंग के बारे में बात की थी वो उस मीटिंग में जाएगा और पता करेगा कि ये सब क्या हो रहा है और ये लोग किस औरत के बारे में बात कर रहे हैं। वो उस मीटिंग में जाता है। उस मीटिंग में 3-4 ही लोग आए हुए हैं और सब के सब बहुत डरे हुए और परेशान है। सबको एक दूसरे से कह रहे कि इस मीटिंग में ज्यादा कोई नहीं आना चाहते, क्योंकि सब कोई जानता है कि अगर वो लोग इस मीटिंग में आ जाएंगे तो वो औरत उसे मार देगी। चक को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो सबसे पूछता है कि कौन औरत, उसका कोई नाम तो होगा। तो सब कोई उसे बताते हैं कि काफी साल पहले 1940 में यहाँ पर एक औरत रहती थी, हेलन फॉस्टर। उस औरत ने अपने घर में खुद को फांसी लगा के खुद को मार दिया और तब से अब तक उस औरत की आत्मा इस टाउन में घूमती रहती है और इस टाउन में लोगों को मजबूर करती है अपने आप को मारने के लिए। अभी कुछ हफ्ते पहले एशली मर चुकी है और अब पता नहीं उसका नया शिकार कौन बनेगा। सबकी बातें सुन के चक को बहुत डर लग रहा है कि जिस लड़की से वो लाइब्रेरी में मिला वो लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा थी। वो सबसे पूछता है कि लाइब्रेरी में वो जो बुकों का ढेर था वो क्या था। तो लाइब्रेरियन चक को ये बताती है कि एक लड़के ने लाइब्रेरी में खुद को फांसी लगा ली थी और इस काम के लिए उसने इस्तेमाल किया था बुकों का। और जब उसकी आत्मा फिर से जिंदा होती है और तब सबको लाइब्रेरी में फिर से ये बुकों का ढेर दिखने लगता है। उन सब की आत्मा अभी भी भटक रही है और सबकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक हेलन फॉस्टर नाम की वो शैतान इस टाउन को छोड़ के चली ना जाए। चक सबसे पूछता है कि क्या उस शैतान को खत्म नहीं किया जा सकता। सब चक को बताते हैं कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, फॉरेस्ट रोड। अब ये फॉरेस्ट रोड क्या है? सब कोई बताते हैं कि 1940 में उसका घर जहाँ था उस जगह का नाम है फॉरेस्ट रोड। उसने अपने घर में खुद को मारा था, तो अगर तुम उसका घर ढूंढ लो और उस घर को आग लगा दो तो उसकी आत्मा भी इस दुनिया से मुक्ति पा लेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1940 के बाद 1950 में यहाँ पर रेनोवेशन हुआ और टाउन के सारे मैप बदल गए। किसी को नहीं पता कि हेलन फॉस्टर का घर कहाँ है। बहुत किसी ने इसे ढूंढने की कोशिश की और जो भी इसे ढूंढने की कोशिश करता है हेलन फॉस्टर उसे मार देती है। अब चक को ये सारी बातें सुन के बहुत डर लग रहा है। वो सब बात ही कर रहे थे कि तभी लैरी को एहसास होता है कि हेलन फॉस्टर यहाँ भी आ चुकी है। वो इशारा करता है कि अब मीटिंग बंद कर दो। सब कोई डर के मारे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चक को किसी औरत की आवाज आती है। वो देखता है कि वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है जो कि हंस रही है। चक को बहुत डर लगता है। अब उसे हेलन फॉस्टर की आत्मा दिख चुकी है। लेकिन क्या हेलन सिर्फ चक को डरा रही थी? बिल्कुल भी नहीं। ये सब चक की पूरी फैमिली के साथ हो रहा था। कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है, यानी कि उसी दिन जब चक अपनी फैमिली के साथ इस घर में पहली बार आया था। और अब हमें ये दिखाया जाएगा कि हेलन ने चक की बहन इजाबेल के साथ क्या किया। इजाबेल की जिंदगी काफी मुश्किलों से गुजर रही थी। कुछ महीनों पहले इजाबेल कार चला रही थी और उसके साथ उसकी माँ थी। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तब से उसकी थेरेपी चल रही है। कुछ महीनों पहले वो ठीक हो रही थी, लेकिन जब से वो इस घर में आई है तब से उसे उसकी माँ के सपने आ रहे हैं।
उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है। उसके डॉक्टर ने उसे समझाया है कि तुम अपनी बातों को रिकॉर्ड करो ताकि तुम्हें अच्छा लगेगा। इजाबेल यही सब करती रहती है और चक उसे देख लेता है। चक अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। चक से सिर्फ एक ही गलती हुई थी कि वो कुछ साल पहले अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़ के कहीं और चला गया था और इस बात से इजाबेल चक से अब तक नाराज है। चक इजाबेल को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन इजाबेल को चक की बातों पे यकीन नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। अचानक एक दिन सुबह में इजाबेल की आंख खुलती है और इजाबेल ये देखती है कि मारिया और चक ये कह रहे हैं कि मारिया का मैनिक्विन सड़क पे क्या कर रहा है और उन दोनों को शक है कि ये काम शायद इजाबेल ने किया है। याद है ना वो दिन? इजाबेल को भी ये बात काफी हैरान कर रही है कि ये मैनिक्विन नीचे क्या कर रहा है। वो चक के पीछे नीचे जाती है जहाँ पर वो चक और लैरी को बात करते हुए देखती है। उसे कुछ अजीब लग रहा है कि जरूर चक उससे कुछ छुपा रहा है। इजाबेल का शक यकीन में बदलता जा रहा है, लेकिन चक इजाबेल को अभी भी कुछ नहीं बता रहा। अब आता है वो दिन जब चक उस मीटिंग से और हेलन फॉस्टर से मिल के आया था। चक अपने घर में लौटता है। इजाबेल चक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चक अभी भी उसे कुछ नहीं बता रहा। इजाबेल चक से अपनी माँ के बारे में बात करती है कि याद है ना हमारी माँ हमारे साथ क्या करती थी? वो किचन में बर्तन धो के सजा देती थी और हमें कहती थी कि बर्तन को उसके सही जगह पे रखो। चक को भी अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। उन दोनों के बीच में काफी बातें होती है और उसके बाद इजाबेल चक से कहती है कि तुमने वो सुना है जो मैंने सुना है? चक कहता है क्या? इजाबेल उससे कहती है कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है लूक, जो कि मुझे बताता है कि ये टाउन एक हॉन्टेड टाउन है और इस टाउन में किसी हेलन फॉस्टर की आत्मा रहती है। चक अपनी बहन को डराना नहीं चाहता था। वो मना कर देता है कि ये सब सच नहीं है, लेकिन इजाबेल को यकीन है कि चक उससे झूठ कह रहा है। लूक की बात सच है। अगले दिन लूक नाम का वो लड़का इजाबेल से मिलने के लिए उसके घर आता है। इजाबेल लूक को अपने कमरे में लेके जाती है और उससे पूछती है कि बताओ तो तुम हेलन फॉस्टर के बारे में क्या बता रहे थे? तो लूक उसे हेलन की सारी कहानी सुनाता है कि कुछ साल पहले 1940 में हेलन अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। उसकी बेटी को स्कूल में कुछ लड़के परेशान करते थे और इस बात से उसकी बेटी बहुत रोती थी। हेलन को ये बात पसंद नहीं आई। उसने स्कूल में कंप्लेन की, उस लड़के के माँ बाप को बताया, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। वो लड़के अभी भी उसकी बेटी को परेशान कर रहे थे। इन सारे झंझटों से तंग आके हेलन की बेटी ने खुद को मार दिया और हेलन से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हुई। वो सबसे पहले उन लड़कों के घर में गई, उन लड़कों को मारा, उसके बाद उन लड़के के पेरेंट्स को मारा और फिर अपने घर में जाके खुद को मार दिया। और तब से लेकर अब तक ये शहर हेलन फॉस्टर की आत्मा का गुलाम है। हेलन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर तुम फॉरेस्ट रोड को ढूंढ लो जहाँ पर उसका घर है और उसके घर को जला दो, तभी हेलन रुकेगी, वरना नहीं। लूक और इजाबेल बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मारिया आती है। मारिया भी बहुत डरी हुई है। वो इजाबेल से कहती है कि क्या तुम मेरे कमरे में आई थी? इजाबेल कहती नहीं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मारिया मना कर देती है, बोलती ऐसा कुछ नहीं, मुझे शायद गलतफहमी हुई है। मारिया कुछ तो छुपा रही थी, लेकिन वो ये बात अभी इजाबेल को बताती नहीं है। मारिया और इजाबेल एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते नहीं थे, तो मारिया ये फैसला करती है कि वो इजाबेल के साथ एक आर्ट गैलरी जाएगी। इजाबेल को भी पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वो इजाबेल के साथ गैलरी जाती है। इजाबेल को भी मारिया के साथ वक्त बिता के बहुत अच्छा लग रहा है। मारिया इजाबेल को बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। कुछ महीनों पहले मैं भी डिप्रेशन से गुजर रही थी। मुझे भी खुद को मारने का मन करता था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और तुम्हारे साथ हम हैं, हम भी तुम्हें संभाल लेंगे। इजाबेल को बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी गैलरी में एक औरत चिल्लाती है और वो ये चिल्लाती है कि हेलन यहाँ पर आ चुकी है। सब आदमी लोग डर जाते हैं और उस गैलरी को अचानक बंद करना पड़ता है। मारिया को तो शायद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इजाबेल समझ चुकी है। वो लोग घर की तरफ लौटते हैं। इजाबेल अब आराम कर रही है। इजाबेल सो रही है, लेकिन इजाबेल को पता नहीं है कि आने वाला वक्त उसके लिए कितना खौफनाक बनेगा। अचानक इजाबेल के कमरे का दरवाजा खुलता है और कॉरिडोर की लाइट जल जाती है। इजाबेल की आंख खुलती है। उसे लगता है कि शायद लाइट ऐसी ही जल गई होगी। वो लाइट को ऑफ करती है। वो फिर सो जाती है, लेकिन उसके बाद भी लाइट दोबारा जलती है। इजाबेल जाती है और बल्ब निकाल के अपने कमरे में रख लेती है। इजाबेल सो रही है, लेकिन इस बार फिर से लाइट जल जाती है। अब इजाबेल को डर लग रहा है कि जब बल्ब मेरे कमरे में तो लाइट कैसे जल रही है। वो डरते हुए दरवाजे की तरफ देखती है तो वो ये देखती है कि एक हाथ उसके कमरे में धीरे धीरे करके घुसता जा रहा है। वो चिल्लाती है और तभी इजाबेल की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन तब वो अपने बगल में देखती है और उसके बगल में बल्ब रखा हुआ है। यानी ये सपना नहीं, हेलन का एक इशारा था कि वो इजाबेल के पीछे है।
से इजाबेल बहुत डर जाती है। वो लूक से बात करती है कि क्या हम फॉरेस्ट रोड को ढूंढ नहीं सकते। लूक हंसता है और कहता है कि तुम पहली नहीं हो, बहुत लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन आज तक ये रोड किसी को नहीं मिला। तुम्हें पता है कुछ हफ्ते पहले ये कहा जाता है कि एशली नाम की एक लड़की ने इस रोड को ढूंढ ही लिया था और हेलन को ये बात पता चल गई और हेलन ने एशली को मार दिया। इजाबेल लूक से कहती है कि अगर हम लोग ये पता कर ले कि एशली क्या कर रही थी तो शायद हम लोग भी उस रोड को ढूंढ सकते हैं। इजाबेल और लूक के बीच में बात ही हो रही है कि तभी चक का कॉल आ जाता है। चक इजाबेल को फौरन घर में बुलाता है। जब इजाबेल घर में लौटती है तो देखती है कि मारिया रो रही है, वो बहुत परेशान है और चक इजाबेल से कहता है कि अब हम लोग इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। इजाबेल को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ। वो अपने कमरे में जाके पैकिंग कर रही है, तभी वहाँ पर लूक आता है। लूक इजाबेल से कहता है कि ये अच्छा ही है कि तुम यहाँ से जा रही हो, कम से कम तुम्हें हेलन से छुटकारा तो मिलेगा। इजाबेल भी लूक की बातें सुन रही है। तभी लूक इजाबेल से कहता है तुम्हारी माँ तो बहुत प्यारी है, वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है। ये बात सुन के इजाबेल को डर लगता है। वो लूक से पूछती है तुमने मेरी माँ से कब बात की। लूक कहता है अभी तुरंत नीचे, तुम्हारी माँ ने ही तो दरवाजा खोला था। इजाबेल कहती है कि मेरी माँ कुछ महीनों पहले मर चुकी है तो वो नीचे कैसे आई। अब इजाबेल और लूक दोनों को समझ में आ चुका है कि नीचे और कोई नहीं बल्कि हेलन है। इजाबेल नीचे की तरफ जाती है। लूक को बहुत डर लग रहा है। वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और लूक वहाँ से भाग जाता है। अब घर में इजाबेल अकेली है और शायद मारिया भी घर में है। किचन से आवाज आ रही है इजाबेल इजाबेल कहाँ हो तुम, देखो तुम्हारी माँ यहाँ किचन में है, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरे पास आओगी नहीं मेरी बेटी, मुझसे मिलोगी नहीं। इजाबेल को बहुत डर लग रहा है। वो किचन की तरफ बढ़ती है, तभी मारिया उसका हाथ पकड़ लेती है। मारिया उसे मना कर रही है मत जाओ किचन की तरफ, लेकिन इजाबेल उसकी बात नहीं सुनती। वो किचन की तरफ जाती है और तब उसका सामना हेलन नाम की उस शैतान से होता है। इजाबेल और मारिया दोनों बहुत डर जाते हैं, दोनों ऊपर कमरे की तरफ भागते हैं। मारिया अपने कमरे की तरफ घुसती है और इजाबेल अपने कमरे की तरफ। इजाबेल बहुत डर रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसे मारिया की चिल्लाने की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद मारिया मर चुकी है। हमने चक और इजाबेल की कहानी तो जान ली, लेकिन मारिया के साथ इस घर में आने के बाद क्या क्या हुआ, आइए वो सब भी जानते हैं। कहानी हमें फिर से पास की तरफ लेके जाती है, यानी कि उसी दिन की तरफ से जब मारिया, इजाबेल और चक इस घर में पहली बार आए थे। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मारिया अपने YouTube चैनल पे अपने कपड़ों को दिखाती थी और उसे बेचती थी। पहले तो मारिया को इजाबेल के साथ रहने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो इजाबेल को पसंद करने लगी। याद है ना वो दिन जब चक लाइब्रेरी से किताब लेके बाहर निकल रहा था तो मारिया ही उसे घर लेके गई थी। और अब आता है वो दिन जब मारिया 2 दिन के लिए अपने घर से बाहर जा रही थी। मारिया अपना पैकिंग करके कमरे से बाहर निकल रही है, लेकिन मारिया ये नहीं देख पाती कि एक साया उसके कमरे में खड़ा हुआ है। वो चक को बाय बोल के घर से बाहर निकल रही है, लेकिन तभी उसके कार में रेडियो बजता है और रेडियो में एशली की न्यूज आ रही है कि इस टाउन में फिर से एक लड़की मर चुकी है और इन सब की जिम्मेदार है हेलन। क्या कोई हेलन को रोक पाएगा या फिर नहीं। ये न्यूज सुन के मारिया को भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे की कहानी और भी दर्दनाक बनेगी। 2 दिन के बाद मारिया अपने घर में लौटती है और वो अपने YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग करके अपने कपड़ों को दिखा रही है। तभी वो ये देखती है कि उसकी मैनिक्विन अपने आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं ये सब इजाबेल ने तो नहीं किया। वो इजाबेल के कमरे में जाती है। इजाबेल और लूक बात कर रहे हैं। याद है ना वो वक्त जब मारिया ने इजाबेल से पूछा था कि क्या तुम मेरे कमरे में आई थी। इजाबेल मना कर देती है। मारिया को लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। अब आती है वो रात जब मारिया और इजाबेल आर्ट गैलरी गए थे। वो लोग गैलरी से लौटते हैं। इजाबेल को सारी सच्चाई पता थी। वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन मारिया को कुछ नहीं पता था। वो चक से पूछती है कि गैलरी में सबको ये कह रहे थे कि हेलन आ गई, अब गैलरी को बंद करना पड़ेगा। ये हेलन आखिरकार है कौन और उससे सबको इतना डरते क्यों है। मारिया चक से ये सारे सवाल पूछती है, लेकिन चक मारिया को कुछ नहीं बताता। अगले दिन चक अपने काम से बाहर गया है। इजाबेल लूक से मिलने के लिए गई है और मारिया घर में अकेली है। वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही है। उसकी बहन भी उसका लाइव स्ट्रीम देखती थी। वो अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही है कि देखो ये कपड़े कितने अच्छे हैं, ये कितने सॉफ्ट है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि उसके पीछे का मैनिक्विन अपने हाथ पैरों को हिला रहा है। वो अपने हाथों को मूव कर रहा है। सारे सब्सक्राइबर ये देख पा रहे हैं। उसकी बहन का कॉल उसे आने लगता है ये बताने के लिए कि उसके पीछे कोई है, लेकिन मारिया अपनी बहन के कॉल को उठाती नहीं है। वो अपनी बहन से ऑनलाइन बात कर रही है और कह रही है कि तुम अपनी ड्रेस की फिक्र मत करो, तुम्हारी ड्रेस को मैंने बहुत अच्छी तरीके से रखा है। लेकिन मारिया बेचारी ये नहीं देख पा रही कि उसके पीछे क्या हो रहा है। मैनिक्विन अपने हाथ को हिला रही है, मैनिक्विन इधर से उधर मूव कर रही है। मारिया के सारे सब्सक्राइबर भी बहुत डर जाते हैं। वो मारिया को कमेंट कर रहे हैं कि उस घर से तुरंत बाहर निकलो। मारिया को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो ये देखती है कि उसकी मैनिक्विन उसके कमरे से गायब है। वो दूसरे कमरे में और वो अपने आप मूव कर रही है। वो घूम के मारिया को देख रही है। मारिया बहुत डर जाती है। वो
चिल्लाती है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। चक घर में आता है। मारिया चक से कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने हमें इस टाउन में लाया है और तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। चक मारिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे। और उसके बाद चक इजाबेल को कॉल करता है। याद है ना, चक का कॉल आया था और इजाबेल घर आ गई थी। इजाबेल तो अपनी पैकिंग करने के लिए चली गई और चक भी वहां से बाहर चला गया। लेकिन मारिया को अचानक किचन में कोई आवाज आ रही है। वो ये देखती है कि किचन में सारे बर्तन वैसे ही रखे हुए हैं जैसे चक और इजाबेल की माँ करती थी, और उसमें एक नोट भी है और उस नोट पे लिखा हुआ है वेलकम मारिया। मारिया बहुत डर जाती है, वो एक कोने में छुप जाती है और अब उसे उसी औरत का आवाज आ रहा है, यानी कि हेलेन का, और वो कह रही है इजाबेल इजाबेल कहाँ हो तुम, मेरी बेटी नीचे आओ। और वो उससे ये भी कह रही है मारिया मुझे पता है कि तुम वहां छुपी हुई हो, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, अभी मुझे मेरी बेटी चाहिए। उस औरत की आवाज सुन के इजाबेल और लुक नीचे की तरफ आते हैं। याद है ना, लुक तो घर से भाग जाता है, लेकिन इजाबेल किचन की तरफ जाती है। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इजाबेल उस शैतान को देख लेती है और उसके बाद मारिया और इजाबेल दोनों ऊपर कमरे की तरफ जाते हैं। इजाबेल तो अपने कमरे में बंद हो जाती है, लेकिन मारिया अपने कमरे में अकेली है। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। मारिया चिल्ला रही है और उसके बाद वो शैतान हेलन वहां पर आ जाती है। वो मारिया के ऊपर हमला कर देती है। मारिया चिल्लाती रहती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। कुछ देर के बाद मारिया इजाबेल के पास आती है। मारिया की हालत बहुत बुरी है, उसके नाकों से खून निकल रहा है। अब चक भी समझ चुका है कि हेलन को रोकना ही पड़ेगा, वरना हेलन मारिया को मार देगी। वो लोग सोच ही रहे थे कि वो लोग क्या करे कि तभी वहां लुक आता है और लुक ये कहता है कि मैंने पता कर लिया है कि हेलन का घर आखिरकार कहाँ है। लुक सबको ये बताता है कि हम लोग स्टार्टिंग से गलती कर रहे थे। इस टाउन के सारे लोग सिर्फ मैप को देख रहे थे, पुराने मैप्स को देख रहे थे, लेकिन एक बात पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और उस बात पे ध्यान दिया एशली ने। एशली ने ये देखा कि पावर केबल कहाँ जाता है, वो हम लोग पता करें। 1914 में हेलन फॉस्टर के घर के पास एक फैक्ट्री थी, वहां पर काफी ज्यादा केबल्स बिछाए गए थे। तो एशली ने ये फैसला किया कि वो उस केबल्स का पीछा करेगी और हेलन फॉस्टर के घर तक पहुंच जाएगी। एशली का ये आइडिया लुक को भी समझ में आ चुका था और लुक चक और इजाबेल को बता देता है कि जंगल के बीचों बीच हेलन फॉस्टर का घर है। अब चक वहां जाने के लिए निकलता है, लेकिन इससे पहले वो वहां जा पाता, वहां पर बॉनी अपने कैमरामैन के साथ आ जाती है। बॉनी चक को याद दिलाती है कि आज तुम लोगों का इंटरव्यू हो, तुम लोगों को ये बताना है कि मेरी कंपनी ने तुम्हारी कितनी मदद की। चक ये नहीं करना चाहता, लेकिन तभी मारिया उठ जाती है और मारिया कहती है कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यू दूंगी। मारिया की हालत बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? इजाबेल और चक तो बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इजाबेल लुक से कहती है कि तुम यहाँ पर रुको, मारिया की तरफ ध्यान दो। लुक मान जाता है। चक और इजाबेल बाहर की तरफ चले जाते हैं और लुक, बॉनी, कैमरामैन और मारिया घर में अकेले हैं और किसी को नहीं पता कि आने वाला सफर कितना खौफनाक बनेगा। बॉनी मारिया से कहती है कि तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है मेरा नाम मारिया है, अब तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? वो कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा था, जब मेरी बेटी स्कूल से लौटी थी उसे सब परेशान करते थे, मैंने सबसे बोला लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। बॉनी को तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये मारिया कौन सी कहानी सुना रही है, लेकिन लुक समझ जाता है कि ये मारिया नहीं बल्कि मारिया के अंदर हेलन फॉस्टर है। और उसके बाद हेलन सबको ये बताती है कि उसके बाद मेरी बेटी ने खुद को मार दिया और फिर मैंने सबको मार दिया। और फिर हेलन अपने असली रूप में आती है। वो पहले बॉनी और कैमरामैन को मारती है और उसके बाद वो लुक को मार देती है। हेलन ने मारिया, लुक, बॉनी और कैमरामैन को तो मार दिया, लेकिन इन सारी बातों से बेखबर चक और इजाबेल जंगल के बीचों बीच उस घर में पहुंच जाते हैं। इजाबेल कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये घर हेलन का है? चक कहता है कोई सबूत ढूंढो तब तुम्हें पता चलेगा। चक सबूत ढूंढ रहा है, तभी चक को एक लेटर मिलता है और वो लेटर और किसी का नहीं बल्कि हेलन का है। और वो समझ जाता है कि ये घर हेलन का नहीं है बल्कि ये घर उस स्कूल के प्रिंसिपल का है जहाँ पर हेलन की बेटी पढ़ती थी। और हेलन के लेटर पे उसके घर का एड्रेस लिखा हो और वो घर और कोई नहीं बल्कि वही घर है जहाँ पर चक अभी रहता है। वो समझ जाता है कि उसे किस घर को आग लगानी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चक बाहर की तरफ निकलता है तो देखता है कि हेलन भी वहां पहुंच चुकी है और हेलन सबसे पहले इजाबेल के ऊपर हमला करती है। चक अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो वो अपनी बहन को ना तो खुद को किसी को नहीं बचा पाता। हेलन ने तीनों को मार दिया था, मारिया, इजाबेल और चक। किसी को नहीं पता कि अब हेलन को कौन रोकेगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।